Student, we have done in the previous chapter and we have learned in the previous chapter that all the modern economies of the world are the open economies. It means कि they are economically interdependent. यानी जो जितनी भी nations हैं world के, they are interconnected with each other through export import of goods, services, investment, okay, technological advancement. But the question arises कि when we are importing from other countries, then how we are going to make the payment? Because all the nations of the world have their own currency as the medium of exchange. मान लो कि अगर अमेरिका से आप जो है वो $100 का कोई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करेंगे, then how you are going to make the payment? क्योंकि आपके देश की करेंसी तो है वो रुपी है. रुपी इज द लीगल टेंडर ऑफ योर कंट्री, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन यूएस. यूएस में एक्सेप्टेड नहीं है. तो अगर आप यूएस से कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको डॉलर में जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा. और डॉलर में पेमेंट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट द रुपीज इनटू डॉलर एंड डू द पेमेंट एंड देन यू विल गेट योर प्रोडक्ट. तब आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा. ओके, बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन रुपी एंड डॉलर, या रुपी एंड पाउंड, या रुपी एंड येन. व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो? ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज, what is the foreign exchange rate, ये रेट डिसाइड कैसे होता है, what are the system being followed by the nations of the world, what is the foreign exchange market, उसके फंक्शन क्या है, we are going to study in this chapter. तो first of all we will see what is the foreign exchange. ये foreign exchange क्या होता है? तो just see the definition of this. It refers to the stock of foreign currencies other than domestic currency held with the central bank at a point of time. तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसमें जो है करेंसीज ऑफ अदर नेशन आ जाता है, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड द योर करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है. एंड सेंट्रल बैंक जो है दैट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट? ये रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी. यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इनटू द अदर करेंसी. फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 83 रुपीज. ये करंट जो है एक्सचेंज रेट जो है दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएसए एंड अमेरिका, यूएसए एंड इंडिया. ओके, यानी इफ वी वांट टू बाय अ प्रोडक्ट of $1 from America, then we will have to convert 83 rupees into $1 and we will do the payment. इसी तरह 1 rupee equal to $0.012. अब ये रेट डिसाइड कैसे होता है? तो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. अगर हमने कहा $1 इक्वल टू 83 रुपीज, तो ये रेट डिसाइड कैसे हुआ? तो अगर जब एक्सचेंज रेट जब डिसाइड होता है तो ये दो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके म्यूचुअल डिसीजन से जो है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है. तो हमने हिस्टोरिकली देखा कि ऐसे जो रेट डिसाइड हो रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फिर बाद में जो सिस्टम आया उसमें हमने देखा कि जो मार्केट फोर्सेज हैं दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द एक्सचेंज रेट. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम. वन इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, द अदर इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, and third is the managed floating. Now we will discuss about the fixed exchange rate system. तो इसके टर्म से इसका मीनिंग क्लियर है. तो इसमें एक्सचेंज रेट जो है it was fixed by the government. We just see the definition here. It refers to the system in which exchange rate it is officially declared. It means that exchange rate is fixed by the government. यहाँ exchange rate है कौन फिक्स कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रल बैंक फिक्स कर रहा है on behalf of the government. Okay, तो there was no role of the market forces. Market forces क्या होती है? हमारी डिमांड एंड सप्लाई है. तो यहाँ exchange rate जो है that was not influenced by the market forces of demand and supply. Okay, so what was the reason that government had to take a step in fixing the exchange rate? तो इसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन था टू स्टेबलाइज द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. यानी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जो है उसको स्टेबल बनाना, उसको प्रमोट करना, एनकरेज करना अमंग द नेशन. दैट वाज द रीजन बिहाइंड फिक्सिंग द रेट बाय गवर्नमेंट. ओके, तो गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट. तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये एक्सचेंज रेट हैड 2 वेरिएंट्स. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के 2 वेरिएंट्स थे. एक तो था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक हमारा था ब्रेटन वुड सिस्टम. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ये सिस्टम जो है इट वाज पॉपुलर अमंग द नेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1870 टू 1913. ओके, इस सिस्टम में क्या था कि गोल्ड वाज द बेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन करेंसीज. यानी गोल्ड वाज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ 2 नेशंस. ओके, ये ऐसे कैसे?
यानी कि हर कंट्री को पहले अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन करना पड़ता था, ओके, और देन एक्सचेंज रेट वाज फिक्स, and for this purpose each country had to maintain huge reserve of gold. Okay, then how this happened, we just see through the example. फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका यानी ने फिक्स कर दिया कि भाई हमारे डॉलर का जो गोल्ड में जो उसकी वैल्यू होगी तो $1 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड होगा। इसी तरह इंडिया ने सपोज फिक्स कर दिया कि भाई इंडियन 1 रुपए की वैल्यू जो होगी 2 ग्राम गोल्ड होगी। ओके, तो अब 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए हाउ मेनी रुपीज आर रिक्वायर्ड, 5 rupees are required. So exchange rate between dollar and rupees was set equal to $1 equal to 5 rupees. Okay. अब मान लो कि इंडिया को जो है वो $10 का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करना है। ओके, तो $10 इक्वल टू हो गया 100 ग्राम गोल्ड। तो 100 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया को कितने रुपए की जरूरत है? 100 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया को 50 रुपए की जरूरत है। यानी इंडिया, अगर इंडियन इंपोर्टर के पास 50 रुपए है तो 50 रुपए देकर जो है वो $100 खरीद सकते हैं और 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं, और 100 ग्राम गोल्ड से जो है इट कैन कंप्लीट द पेमेंट एंड गेट इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ओके, इस सिस्टम में एक बात और भी थी कि जो करेंसीज थी दे हैव गारंटीड कन्वर्टिबिलिटी इनटू गोल्ड। यानी अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप इजिली जो है वो 50 रुपए देकर जो है वो 100 ग्राम गोल्ड परचेज कर सकते हैं। लेकिन 1913 आते आते ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। इसके पीछे रीजन क्या था कि भाई अगर इस सिस्टम को चलाना है, यानी करेंसी की वैल्यू को अगर गोल्ड में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई कंट्री विल हैव टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड। जो कंट्री रिच थे, जिनके पास गोल्ड के रिजर्व थे, उनके लिए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान था एंड दे वर फ्लरिशिंग, वो फ्लरिश हो रहे थे। लेकिन जो पुअर कंट्रीज थे जिनके पास गोल्ड के रिजर्व नहीं थे, दे वर द सफरर, तो दिस सिस्टम कोलैप्स्ड। Okay, the another variant of the fixed exchange rate system is the Bretton Woods system. Okay, so this system was adopted in 1944. तो इस सिस्टम का नाम ब्रेटन वुड क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रेटन वुड इज अ प्लेस इन यूएसए वेयर 44 कंट्रीज जो हैं दे हैड देयर कॉन्फ्रेंस एंड दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड। ओके, ये इस सिस्टम की वजह से दो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक तो था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा था हमारा आईबीआरडी, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या था कि भाई एक्सचेंज रेट जो है नेशंस के बीच में उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या था कि जो पुअर कंट्रीज हैं या वॉर की वजह से जो कंट्रीज इकोनॉमिकली शैटर्ड हो गए हैं तो उनको फाइनेंस देके उनका रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना। तो ये ब्रेटन वुड सिस्टम था, ये जो है इट वाज टू लेयर्ड सिस्टम, इसकी टू लेयर्ड सिस्टम था। इसमें क्या था, इसमें जो है ईच कंट्री हैड टू फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन डॉलर। यानी अब यहाँ पर जो है हर कंट्री जो है, जो 44 नेशंस हैं जो आईएमएफ का पार्ट हैं, जो वो आपस में ट्रेड करेंगे तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर में फिक्स करेंगे, पहले गोल्ड में नहीं करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में तो हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में फिक्स कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ईच कंट्री हैड टू फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन डॉलर। ओके, एंड देन डॉलर वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट ए फिक्स प्राइस। यानी डॉलर, यानी यूएस जो है वो अपने डॉलर को कन्वर्ट, उसकी प्राइस फिक्स करेगा गोल्ड में, और बाकी कंट्रीज जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करेंगे डॉलर में। ओके, तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक था यानी जो फेडरल रिजर्व था, उसने जो है इट फिक्स्ड द गारंटीड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड। यानी कि उसने गारंटीड कन्वर्टिबिलिटी कर दी कि डॉलर की गोल्ड में, एंड दैट वाज फिक्स लाइक $35 इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड। ये जो है यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने फिक्स कर दिया कि 1 आउंस गोल्ड अगर है तो $35 जो है यूएस प्रिंट कर सकता है, इशू कर सकता है। $35 बेचकर जो है वो 1 आउंस गोल्ड लिया जा सकता है, तो गारंटीड कन्वर्टिबिलिटी था। अब बाकी नेशन क्या क्या था, तो बाकी नेशन जो है वो क्या करेंगे, अब डॉलर को देखेंगे। ओके, तो करेंसीज जो है दे विल कन्वर्ट देयर वैल्यू, फिक्स द वैल्यू ऑफ करेंसी इनटू डॉलर, एंड डॉलर की जो वैल्यू है इट वाज फिक्स इनटू गोल्ड। तो इनडायरेक्ट वे में जो करेंसीज थी इनकी वैल्यू जो है दैट वाज फिक्स इन डॉलर, इन फिक्स इन गोल्ड। ठीक है, जो जो करेंसीज थी इनडायरेक्ट वे में जो करेंसीज थी स्टिल टाइड टू गोल्ड। तो गोल्ड वाज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। ओके, तो इंडिया जो है इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द 44 आईएमएफ का पार्ट, तो 44 कंट्रीज में इंडिया जो है वो भी जो है इस जो है मेंबर कंट्री था। ओके, तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं जरा इसको।
मान लीजिए $35 इक्वल टू 1 ounce गोल्ड है, और इंडिया और यूएस में जो है वो एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया है $1 इक्वल टू 5 रुपीज। तो $35 जो है परचेज करने के लिए हाउ मेनी रुपीज आर रिक्वायर्ड, तो $35 इक्वल टू हो गया कितना, 35 इंटू 5 दैट इज 175 रुपीज। ओके, तो इंडिया के पास अगर 1 ounce गोल्ड है ना, तो इट कैन इश्यू 175 रुपीज, और 175 रुपीज से जो है इट कैन बाई $35, या वो $35 से जो है इंडिया 1 ounce गोल्ड परचेज कर सकता है। तो दिस वे जो है यू जस्ट सी दैट डॉलर वाज केप्ट एट द सेंटर। उसके पीछे भी एक रीजन था कि दैट टाइम जो इंडिया जो यूएसए था दैट वाज द इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था, एंड डॉलर वाज ए स्ट्रॉन्ग करेंसी। इसके अलावा जो वर्ल्ड का 2/3 गोल्ड था दैट वाज आल्सो विद द यूएस। तो इसलिए यूएस ने डिसाइड किया कि अपने डॉलर को जो है वो गोल्ड में डिफाइन करेगा, और बाकी देश हैं अपनी करेंसीज को डॉलर में डिफाइन करेंगे। तो इस तरह जो है जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं दे नीड नॉट टू मेंटेन द रिजर्व ऑफ गोल्ड। ठीक है, दिस सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड द एडजस्टेबल पैक सिस्टम। इस सिस्टम का एक और भी नाम था, दैट वाज द एडजस्टेबल पैक सिस्टम। एडजस्टेबल पैक सिस्टम का मतलब है अगर दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स हो गई है तो उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और कितना चेंज अलाउड था, दैट वाज ओनली -1% +1%। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका डॉलर और रुपीज के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया $1 इक्वल टू 5 रुपीज, या $35 इक्वल टू 175 रुपीज। ओके, अब सपोज इंडिया जो है इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया जो है वो अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकता है बाई 1%। डिवैल्यूएशन से क्या होगा, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो दैट वाज अलाउड फॉर 1% ओनली। इसी तरह इफ इंडिया इज हैविंग सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होता है, कंट्री में फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो इंडिया क्या कर सकता है, अपनी करेंसी को रिवैल्यूएशन कर सकता है। रिवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ा सकता है, एंड दैट वाज अलाउड फॉर द 1% ओनली। तो ये जो 1% का जो वेरिएशन था ना, इसको बोलते थे क्रॉलिंग पेग। इसको बोला जाता था, इसका जो टर्म यूज किया जाता दैट वाज द क्रॉलिंग पेग। इसमें +1 -1 जो है दैट वेरिएशन अलाउड था। ठीक है, लेकिन इफ एनी कंट्री वाज फेसिंग द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, तो 10% का भी ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकता था। ओके, तो इसको बोलते थे वाइडर बैंड्स, लेकिन ये जो अलाउड था with the permission of IMF only. So that is all about the Bretton Woods system. Now we will just see what were the merits and demerits, what were the advantages or disadvantages of fixed exchange rate system. See what are the merits and demerits of fixed exchange rate system. इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ओके, तो मेरिट्स में आ जाते हैं। पहले तो ये जो रेट सिस्टम है इट एनकरेज द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस सिस्टम में क्या एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो इससे क्या होगा, ये हमारा फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये बढ़ेगा, इट विल बी एनकरेज, इट विल बी प्रमोटेड। सेकेंड इज इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेकुलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि इन द फ्यूचर की डॉलर के जो है वो रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में डॉलर को खरीद लेंगे और इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट जो है इन द फ्यूचर जो है वो डॉलर को बेच देंगे। तो जो कि बिकॉज एक्सचेंज रेट इज फिक्स इन दिस सिस्टम, तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज को ये कंट्रोल, इसको ये प्रिवेंट करता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन एक्टिविटीज इन दिस सिस्टम। इट फोर्सेस गवर्नमेंट टू कीप द इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। देखो भी, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि गुड्स हमारी महंगी हो जाएंगी, और एक्सपोर्ट अगर हमारे कम हो गए तो क्या होगा कि कंट्री विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा यानी एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, जो कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दे विल रिड्यूस। So this system forces the government to keep the inflation in control. Okay, these are some of the merits. Now we come to the demerits. Countries need to maintain huge reserve of gold. इस सिस्टम में क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था, कंट्री को जो है अपनी करेंसी की वैल्यू में गोल्ड में डिफाइन करना होता था। तो हर कंट्री को अपने रिजर्व में है गोल्ड ज्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ता था।
there under this system there may be undervaluation or overvaluation of currency. ये undervaluation और overvaluation of currency क्या है? मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स होता है बट इट इज बिलो द मार्केट लेवल. ओके, सब इंडिया और यूएस में एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ लेकिन बिलो द मार्केट लेवल, यानी एक्सचेंज रेट जो है दैट इज बिलो द मार्केट लेवल. तो इससे क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ जाएगी देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जो है वो बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे. तो कंट्री जो है इट विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, और अगर डेफिसिट इन बीओपी होगा तो इट विल डिप्लीट द हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा. तो दैट वाज अबाउट द अंडर वैल्यूएशन. नाउ ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी. मान लीजिए कि दो देशों के बीच में जो एक्सचेंज रेट जो फिक्स हुआ है दैट इज अबव द मार्केट लेवल. ओके, तो क्या होगा कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द डिमांड, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे. तो ऐसी सिचुएशन में कंट्री में फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. तो इन दिस सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स द रेट which proved to be equilibrium rate. एक पर्टिकुलर रेट फिक्स करना जो है इस वाले सिस्टम में it was a difficult task for the countries. Thank you student for watching my videos and I hope that my videos are helpful in your learning process. So don't forget to like, subscribe and share as much as you can. Thank you.